हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। हमने इससे पहले काफ़ी सारी बातें कर ली। अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब धारा स्रोत, वोल्टा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श वोल्टा स्रोत, ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था तब हमने ये बोला था कि जो वोल्टेज या एनर्जी जो होता है, कोई भी सर्किट होता है उसमें अगर एनर्जी का सोर्स लगा हो, ऊर्जा का अगर स्रोत लगा हो अगर परिपथ में, तो उसको हम एक्टिव सर्किट बोलते थे, सक्रिय परिपथ। और अगर ऊर्जा का स्रोत नहीं लगा हुआ हो, एनर्जी सोर्स नहीं है, तो उसको हम लोग पैसिव सर्किट बोलते थे, निष्क्रिय परिपथ ये बोलते थे। अब जो एनर्जी का सोर्स है, जो ऊर्जा का स्रोत है, उसको मैंने उस टाइम पे बताया था कि दो टाइप का होता है। एक तो वोल्टेज स्रोत होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक होता है धारा स्रोत होता है। तो ये वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत के क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ ऐसे होती है, एक आदर्श वोल्टा स्रोत, एक वास्तविक वोल्टा स्रोत, एक होता है आदर्श धारा स्रोत, एक होता है वास्तविक धारा स्रोत। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कोई एक बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन जब हम लोग उसको सर्किट में लगाते हैं तो उससे हमारे को 5 वोल्ट नहीं मिलता, उससे थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे मान लो कि एक बैटरी है, एक बैटरी है, ये मान लो 5 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई सपोज। तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगाता हूँ मान लो, तो ये जो 5 वोल्ट है, इस बल्ब पे टोटल 5 वोल्ट नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा। जैसे मान लो कितना आ गया, 4.8 वोल्ट है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो थोड़ा कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि थोड़ा बहुत जो वोल्टेज है इस बैटरी के ऊपर, खुद के ऊपर अंदर खर्च हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी कुछ प्रतिरोध या प्रतिबाधा, कुछ इम्पीडेंस लगा हुआ है, जिसके ऊपर क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे आप मेमोरी कार्ड नहीं होता है क्या, कि हमारा जैसे अगर मैं 12 GB का मेमोरी कार्ड लेके आया हूँ, तो उसके अंदर टोटल 12 GB स्टोर नहीं होता, उसमें 11 पॉइंट समथिंग ही होगा, क्योंकि जो कुछ मेमोरी है उसके अंदर अपने आप वो कुछ सिस्टम की वजह से उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। हम बाहर से उसमें कितना स्टोर कर सकते हैं, 11 पॉइंट समथिंग ही कर सकते हैं। तो 12 GB का मेमोरी कार्ड या 12 GB का अगर या 16 GB का अगर आपके पास में पेन ड्राइव है, तो पूरा 16 GB स्टोर नहीं होता उसके अंदर। बात समझ? सेम वैसे इसका मतलब है कि उसके अंदर खुद का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। उसको बोलते हैं उसकी आंतरिक प्रतिबाधा। छोटी क्लासों में उसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते थे, कि बैटरी का खुद का आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसका जनरल वर्ड हमने बता दिया, तो उसको प्रतिबाधा, इम्पीडेंस बोलेंगे। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ना बोल के क्या बोलेंगे, इंटरनल इम्पीडेंस। तो कोई भी बैटरी है उसका खुद कुछ ना कुछ इंटरनल इम्पीडेंस होता है, उसका आंतरिक प्रतिबाधा कुछ ना कुछ होता है। अगर जिसका आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो गया, वो कैसा हो जाता है, आइडियल हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। आई बात समझ में? बैटरी के सेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ है कि आदर्श की और वास्तविक की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइडियल और रियल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मैं वो जो एग्ज़ाम में किस तरीके से यहाँ से छोटा क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? जैसे मैं पहले वोल्ट स्रोत के बारे में बात कर लेता हूँ, वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करता हूँ। तो आदर्श एवं वास्तविक वोल्टा स्रोत, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, या रियल भी बोल सकते हो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्या है? देखो, लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। एक ऐसा वोल्टा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो, एक ऐसा वोल्टा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो, आदर्श वोल्टा स्रोत कहलाता है।
if the internal impedance of a voltage source, if the internal impedance of a voltage source is 0, if the internal impedance of a voltage source is 0, then that voltage source will be ideal voltage source. Then that voltage source will be ideal voltage source. यदि आंतरिक प्रतिबाधा शून्य नहीं हो, यदि आंतरिक प्रतिबाधा शून्य नहीं हो तो उसे वास्तविक वोल्टा स्रोत कहते हैं, तो उसे वास्तविक वोल्टा स्रोत कहते हैं। इफ इंटरनल इम्पीडेंस इज नॉट जीरो, इफ इंटरनल इम्पीडेंस इज नॉट जीरो, देन दैट इज नोन एज practical or real voltage source. So if internal impedance is not zero, then it is known as practical or real voltage source. आई बात समझ में? मतलब उसका जो इंटरनल इम्पीडेंस है, जो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, अगर वो ज़ीरो है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और अगर ज़ीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक वोल्टेज स्रोत। क्लियर है? अरे बात चमक रही है ना? ठीक है भैया, अब बात करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें एक ग्राफ बनता है, किसके किसके बीच में कैसे कैसे क्या ग्राफ बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक नीचे एक और लाइन लिख लो, दूसरी एक और लाइन लिख लो। इसमें ऐसे है, ये डेफिनेशन तो होगी। इसमें नीचे वाले पेरा चेंज करके एक डेफिनेशन लिखना। इंटरनल इम्पीडेंस is applied in the series to the voltage source, is applied in the series to the voltage source। आंतरिक प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत के साथ, आंतरिक प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आंतरिक प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, इन सब का क्या मीनिंग है आप समझ लो इस बात को। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा था। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, जैसे इस बैटरी का वोल्टेज कुछ भी है, जैसे ये सोर्स का बैटरी है तो इसका Vs है, मतलब जो जितनी बैटरी हम बोल रहे हैं ना उतनी है। अब इसकी कुछ आंतरिक प्रतिबाधा अगर नहीं है, इसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या है, अगर जीरो है, तो जैसे मान लो ये अपना एक क्या लगा हुआ है, जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जहाँ पर वोल्टा पतन होगा वो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बल्ब लगा रखा है या कोई पंखा लगा रखा है, कोई भी, इसको मैं बोल रहा हूँ कोई प्रतिबाधा लगा रखी है, मतलब कोई भी इम्पीडेंस हो सकता है ये। तो ये जो भी जिस भी इम्पीडेंस पर हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि मुझे इस पर पंखे के बारे में बात करनी है कि इस पंखे पर कितना क्या कैलकुलेशन है, यहाँ पर क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, या कोई बल्ब के बारे में बात करनी है, तो जिस भी डिवाइस के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लोड। तो जैसे ये क्या हो गया, लोड इम्पीडेंस हो गया, तो दिस इज लोड इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं लोड प्रतिबाधा, ये हो गया लोड प्रतिबाधा। तो जिसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हो गया लोड प्रतिबाधा। ठीक है, ये लोड इम्पीडेंस हो गया, इसको जैसे ए पॉइंट बोल दिया, इस पे बी पॉइंट बोल दिया। अब एक चीज नोट करना, जैसे ये कोई भी है, इसको मैं बोल देता हूँ जेड बोल देता हूँ, इम्पीडेंस को जेड ही बोलते हैं ना, प्रतिबाधा को जेड से लिखते हैं, और इसको जैसे लोड पे है तो इसको जेड एल फॉर लोड इम्पीडेंस हो गया ये, ठीक है, जेड एल। अब इसमें अगर आंतरिक प्रतिबाधा, इसका इंटरनल इम्पीडेंस है वो मैंने जीरो मान लिया, अगर इसका आंतरिक प्रतिबाधा इंटरनल इम्पीडेंस जीरो, तो ये कैसा हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। तो इसका इंटरनल इम्पीडेंस जैसे मान लो, इसमें इंटरनल मैंने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है। अब अगर मैं इंटरनल इम्पीडेंस आंतरिक प्रतिबाधा दिखाना चाहता हूँ तो उसको ऐसे दिखाते हैं, एक सेकेंड,
जैसे मान लो ये बैटरी है Vs, तो हमने बोला कि जो इंटरनल इम्पीडेंस वोल्टेज सोर्स के साथ में जो लगाते हैं, ये वोल्टा स्रोत है, वोल्टा स्रोत को ऐसे लिखते हैं। अगर इसके साथ में इसका आंतरिक प्रतिबाधा दिखानी है तो आंतरिक प्रतिबाधा इसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो मान लो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है कुछ, ये मैंने लिख दिया RS लिख दिया, जैसे मान लो इसको RS, S मतलब सोर्स, स्रोत का, RS मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, इंटरनल प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा हो गया। ये अपना ZL है। तो इसमें देखो मैंने RS लगाया है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा ही बोलो इसको, तो मैं RS नहीं बोल के मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ZS भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। R तो छोटी क्लासों में बोलते थे कि आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ पर हम प्रतिबाधा से बता रहे हैं उसको, तो इंटरनल इम्पीडेंस हो जाएगा, तो ZS, ठीक है। तो अगर ये वाला है, इसके अंदर ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा है, तो ये आदर्श नहीं है, ये आइडियल नहीं है, पर इसमें आंतरिक प्रतिबाधा, इंटरनल इम्पीडेंस 0, इसका मतलब ये कैसा है, आदर्श वोल्टा स्रोत है। तो ये आदर्श वोल्टा स्रोत है, ये आदर्श वोल्टा स्रोत, इंटरनल आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें जो ZS का मान है वो कितना है, 0 है, तो मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ ZS कितना है, 0 है। ये कैसा प्रैक्टिकल हो गया, तो ये वास्तविक वोल्टा स्रोत है, वास्तविक वोल्टा स्रोत, रियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसमें जो ZS है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है वो 0 नहीं है। आई ना बात समझ। क्योंकि अगर इसमें ये लगा हुआ तो कोई भी वोल्टेज आएगा तो थोड़ा इस पर भी खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वोल्टेज, जैसे अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है मान लो, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे खर्च हो जाएगा, फिर बाकी का यहाँ पे खर्च होगा। आई बात समझ में, मतलब इसके अंदर की वजह से ये खर्च हो गया यहाँ पर, तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे नहीं आता, लेकिन इसमें ये तो लगा हुआ नहीं है, तो पूरा का पूरा कहाँ पर खर्च होगा, यहाँ पे। क्लियर है बात। तो ये हो गया एक दूसरी चीज। अब इसमें एक और तरीके से इसको बात की जाती है, जो आदर्श वोल्टा स्रोत है, ये आदर्श वोल्टा स्रोत, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं करंट के लिए बोलूँ, इसमें जो करंट आ रहा है, ये करंट को लोड पे आ रहा है तो IL बोल दिया, तो इसमें जो करंट आ रहा है, इसमें भी जैसे लोड पे करंट आ रहा है तो इसको IL बोल दिया। तो इस यहाँ पर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है, जैसे मैं V वोल्टेज, इस पे जो वोल्टेज खर्च हो रहा है उसको मैं VL बोल दूँ, इस पे भी जो वोल्टेज खर्च हो रहा है उसको VL बोल दूँ। तो इसके वोल्टेज, इसके करंट, इसके वोल्टेज, इसके करंट के अगर ग्राफ बनाते तो वो ग्राफ ऐसा बनता है। जैसे मैं अगर वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूँ कि लोड प्रतिरोध पे कितना वोल्टेज होगा और लोड प्रतिरोध पे करंट कितना होगा, तो आदर्श जो वोल्टा स्रोत है उसके लिए तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब कि ये कांस्टेंट रहता है। मतलब आप ये करंट का वैल्यू कुछ भी चेंज भी हो जाए ना, तो भी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। जितना बैटरी का लगाती, जितना वोल्टा स्रोत का लगाया ना उतना ही होगा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर ये जो आएगा वो ऐसा आएगा, VL IL। ये ग्राफ जैसे ऊपर वाले में तो जैसे ऐसे कांस्टेंट था, लेकिन इसमें जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। आई बात समझ। तो ये आदर्श वोल्टा स्रोत के लिए है, ये वास्तविक वोल्टा स्रोत के लिए ग्राफ हो गया। ये आदर्श के लिए है, आइडियल के लिए, और ये किसके लिए हो गया, रियल के लिए हो गया। ये रियल या प्रैक्टिकल जिसको बोलो, वास्तविक के लिए, ठीक है। ये इसके लिए हो गया भैया। आती है ना बात समझ में। तो कई बार इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये ग्राफ से भी हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जिनमें क्या होता है, जिनमें आंतरिक प्रतिबाधा 0 होती है वो तो आदर्श स्रोत होता है, और आदर्श स्रोत होता है तो उसका जो लोड पर जो धारा और लोड पर जो वोल्टेज है वो उसका वैल्यू ऐसा होता है। तो लोड पर जो वोल्टता का मान है वो फिक्स रहता है। जैसे इसको अगर बदल भी दूं
जैसे JL का मान मान लो कुछ भी हो, कुछ भी, जैसे 25 ओम है तो 25 ओम की अगर जगह में अगर 26 ओम कर दूं तब भी ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज बदलेगा नहीं, ठीक है ना। और इसमें ये चेंज हो जाता है। क्लियर है, ये बात समझ में आती है भैया। यहाँ से आदर्श और जो वास्तविक वोल्ट स्रोत है वो ये हो गया। क्लियर, ये बात है भैया। ये यहाँ पे कई बार पूछ लेता, छोटा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आदर्श वोल्ट स्रोत ये कौन सा है, क्या है ये। तो आदर्श वोल्ट स्रोत में क्या वोल्टेज फिक्स रहेगा, अगर दूसरे में बात करो तो इसमें क्या होता है वोल्टेज चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ, आदर्श वोल्ट स्रोत का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है कि जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड का जो परिपथ होता है वो आदर्श वोल्ट स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जेनर डायोड, एक सेकंड। जेनर डायोड जो होता है आदर्श वोल्ट स्रोत होता है, जेनर डायोड। अब ये जेनर डायोड क्या होता है ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी हेल्प से जेनर डायोड का जो सर्किट होता है उस वहाँ पे आदर्श वोल्टेज सोर्स क्रिएट होता है। ये कैसे क्या होता है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मतलब जेनर डायोड पे जो वोल्टेज होता है वो एक तरीके से क्या फिक्स हो जाता है। क्लियर है। अभी आदर्श वोल्टेज सोर्स के बारे में तो बात हो गई, अब करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, करंट सोर्स, धारा स्रोत। तो अभी दूसरा क्या आ गया, धारा स्रोत। तो आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत, मतलब आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये हो जाएगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आइडियल, और अभी पहले वोल्टेज सोर्स की बात कर ली, वोल्ट स्रोत की। अब तो धारा स्रोत के बारे में बात करेंगे कि आदर्श होता क्या है और वास्तविक क्या धारा स्रोत का मतलब है। अब देखो एक चीज़ समझना यहाँ पर, जो पहले वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे थे तो हम वहाँ पर बैटरी बता रहे थे, ठीक है ना। पहली चीज़ तो धारा स्रोत और वोल्ट स्रोत क्या चीज़ें हैं। धारा स्रोत में जैसे मैंने वोल्ट स्रोत में मैंने बैटरी बनाई थी, धारा स्रोत में मैं क्या बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। धारा स्रोत में मैं बनाऊंगा ऐसे, या तो इसको ऊपर की तरफ या इसको नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ का मतलब है करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, मतलब जैसे एनर्जी का दो सोर्स है, एक तो बैटरी है, तो फिर ये क्या है, मतलब बैटरी तो ऊपर वाला वोल्ट स्रोत में आ गया था, तो फिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसको मैं धारा स्रोत बोलूंगा। ये धारा स्रोत है अपना, ये करंट सोर्स है, क्या है, करंट सोर्स है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में करंट सोर्स और धारा स्रोत के बारे में अच्छे से और भी बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी बैटरी है क्या। देखो क्या है, धारा स्रोत और करंट सोर्स कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। हम लोग सर्किट में स्टडी करने के लिए कई जगह पर जिस तरीके की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग करंट सोर्स यूज करते हैं, जिस जगह पर अलग ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, धारा स्रोत के वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कई किसी जगह पर वोल्टेज स्रोत का स्टडी करते हैं, कई किसी जगह पर धारा स्रोत की फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। वही बैटरी, उससे जो करंट मिल रहा है, कई जगह पर जाकर अगर मैं उस स्टडी कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए करंट सोर्स हो जाएगा। जैसे मान लो एक बैटरी है, ये कोई बैटरी है ऐसा, और मैं यहाँ पर एक ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसा सर्किट है, मान लो इधर से मान लो कि ये ऐसा सर्किट और बना दिया मैंने, ये कोई सर्किट है
ऐसा सर्किट है, ठीक है। कुछ भी मैंने रैंडम सर्किट बनाया। अब मान लो कि इस बैटरी की वजह से यहाँ पे कोई करंट निकल रहा है, मैं इसको वोल्टेज सोर्स बोल रहा हूँ, जैसे क्योंकि बैटरी का साइन बना दिया, वोल्टेज सोर्स बोल दूंगा इसको। अब जैसे मान लो कि इधर से कोई करंट जा रहा है, इधर भी एक रेसिस्टेंस लगा दो, एक सेकेंड, ओ बाप रे, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। ये लो, अगर इधर करंट आ गया, कोई करंट इधर आ गया, अब मान लो ऐसे जा रहा है, मैं इस करंट से स्टडी करना चाहता हूं। इसमें जैसे मान लो 2 एम्पियर का करंट आ गया, इस वायर में 2 एम्पियर का करंट आ गया। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं कि इसके मेरे को पता चल रहा है कि इस वायर में 2 एम्पियर करंट है। अब इस जो 2 एम्पियर का करंट है, इसके आगे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ बल्ब लगा देता हूं और बाकी की स्टडी इसके आधार पर कर रहा हूं। मुझे पीछे से नहीं पता कि पीछे क्या है, मैं तो इस पे फोकस करके काम कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है। अब अगर यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है तो मैं यहाँ से स्टडी करूंगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, करंट सोर्स बोल दूंगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, वोल्टेज सोर्स बोल दूंगा। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अलग अलग बातें नहीं है तो वो एक ही चीज, लेकिन हम लोग सर्किट में स्टडी कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि इसको करंट सोर्स बोल दिया, इधर इसको वो क्या बोल दिया, वोल्टेज सोर्स बोल दिया। क्लियर है, ये चीज है भैया। तो इसको जैसे मैं धारा स्रोत बोल रहा हूँ, तो धारा स्रोत में आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो आदर्श धारा स्रोत क्या होता है और प्रैक्टिकल धारा स्रोत क्या होता है। तो देखो, जैसे वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, हमने वहाँ पर इम्पीडेंस से बताया था कि इम्पीडेंस क्या हो, 0 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत। और इम्पीडेंस अगर नॉन 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो देखो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि पहली चीज़ तो इस सर्किट को मैं दोबारा बना देता हूँ ऐसे। जो करंट सोर्स है उसको जैसे अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन बता दिया, इसका मतलब इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ बता दिया, इसका मतलब करंट नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने ऊपर की तरफ बना लिया। अब मैं लगा रहा हूँ एक, जैसे मान लो ये लोड इम्पीडेंस है, ये लो भैया, ठीक है, ये लोड इम्पीडेंस है। क्लियर है। इसका मान लो कि कुछ ना कुछ इम्पीडेंस है, इसका इंटरनल इम्पीडेंस है। ये जो सोर्स था इसको मैं करंट सोर्स बोल रहा हूँ, इससे जो करंट निकल रहा है उसको मैं आई सोर्स, एस सोर्स, स्रोत। तो ये करंट से, सोर्स से जो करंट निकला वो हो गया, ये लोड इम्पीडेंस हो गया। अब इसके वहां पर श्रेणी क्रम में लगाते थे हम लोग आंतरिक प्रतिबाधा, इसके समांतर क्रम में लगाते, इसके पैरेलल में लगाते। तो इसके पैरेलल मतलब जैसे ऐसे लगा दिया मैंने, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा, जैसे आंतरिक प्रतिबाधा ZS लगा दी मैंने। क्लियर है। इसकी आंतरिक प्रतिबाधा पैरेलल में लगाते, समांतर में लगाते हैं धारा स्रोत के, वहां पर वोल्टेज स्रोत के श्रेणी में लगाते हैं। अब बात को समझना, जैसे मान लो यहां से करंट आ रहा, कितना, IS करंट आ रहा। क्या आ रहा, IS करंट आ रहा। अगर IS करंट इधर आ रहा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर ये रेसिस्टेंस, अच्छा 2 पाथ मिल गए, अगर यहाँ पर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट इधर से जाएगा, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा इधर से जाएगा। ये करंट का रूल होता है। अरे इधर रोकने वाला ज़्यादा होगा तो करंट इधर से चला जाएगा, इधर रोकने वाला ज़्यादा होगा तो करंट इधर से चला जाएगा। ऐसा ही होता है। अब बात को समझना, अगर मान लो ZS का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ZS का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो सारा का सारा करंट क्या जाएगा, इधर से चला जाएगा, मतलब इधर से बहुत कम करंट जाएगा, यही होगा ना। और अगर ZS का वैल्यू इन्फिनिटी है, ZS का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है, अनंत है, तो पूरा का पूरा करंट ही किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। अरे बात समझ में आ रही ना। तो ZS का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो पूरा का पूरा करंट किधर से, इधर से चला जाएगा। आई बात समझ। तो हमारे को ऐसा ही चाहिए कि जैसे अपना लोड है, जो लोड प्रतिबाधा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल जाए अपने को। तो यहाँ पर ज़्यादा करंट मिलने के लिए क्या करेंगे कि अपना ये वाला ZS का वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। और ZS का वैल्यू मान लो कि आपका क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। और अगर ये इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब है कि ये कैसा स्रोत हो गया, ये इन्फिनिटी मतलब इधर से करंट लगभग 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो गया तो इधर से करंट लगभग 0, इधर से जाएगा करंट। और करंट इधर से मतलब पूरा का पूरा करंट लोड से चला गया जहाँ से हम चाहते थे वैसे। और पूरा करंट अगर इधर से चला गया तो ये स्रोत जो है वो आदर्श स्रोत हो गया, आदर्श धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स।
आई बात समझ? तो ये कैसा है अपना आइडियल करंट सोर्स अगर जे डैश का वैल्यू अनंत है तो, और जे डैश का वैल्यू अनंत नहीं है, कुछ है, तो ये थोड़ा करंट इधर से भी थोड़ा करंट इधर, तो मतलब पूरा करंट लोड पे नहीं जाएगा। वहां पर वोल्टेज की बात कर रहे थे कि पूरा वोल्टेज लोड पे जाए, यहाँ पे करंट की बात करूंगा। तो पूरा अगर ये जे डैश का वैल्यू अनंत नहीं है, कुछ है, तो कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से, और कुछ करंट इधर से जाएगा, इधर से पूरा करंट नहीं जाएगा, ये पूरा करंट इधर से नहीं जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? आदर्श नहीं होगा, फिर वास्तविक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस जे डैश के बेस पर बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखो यदि धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है, यदि धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है, तो उसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। तो उसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। इफ internal impedance for current source is infinite, if internal impedance for current source is infinity, then that current source will be ideal current source. So that current will be ideal current source. That current source will be ideal current source. ठीक है, मतलब Z डैश शुड बी Z इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्लियर है ना? तो आप ये लिख लेना, ये डायग्राम बना लेना, इसमें एक कंडीशन तो आप ये लिख लेना कि Z डैश अगर इन्फिनिटी है तो आदर्श धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स, और अगर Z डैश का वैल्यू नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा? ये वास्तविक हो जाएगा, रियल हो जाएगा, या आप इसको क्या बोल लो, प्रैक्टिकल बोल लो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अरे ये सारी चीज़ समझ में आती है कि अगर ये इन्फिनिटी होगा तो करंट इधर से नहीं जाएगा, पूरा करंट इधर से जाएगा, और पूरा करंट इधर से मतलब लोड पे पूरा करंट मिल रहा है। यही चाहते हैं कि जो डिवाइस लगाई है उसी पे करंट आए ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो जब करंट के सेंस में बात करनी हो तो हम लोग धारा स्रोत की बात करते हैं, और अगर वोल्टेज के सेंस में बात करनी हो तो हम लोग वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज़ें अपने पास आदर्श धारा स्रोत और आदर्श वोल्टेज स्रोत के बारे में बात हो गई। एक दूसरी चीज़ जो आदर्श वोल्टेज स्रोत है, सॉरी आदर्श, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आदर्श वोल्टेज स्रोत का। एग्जाम्पल जो है आदर्श वोल्टेज स्रोत का, आदर्श वोल्टेज स्रोत का एक एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे तो, लेकिन अभी जो आपके नेक्स्ट यूनिट में आएगा, नेक्स्ट यूनिट में उसमें भी वो काम में आएगा, और वो है क्या, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में बात करेंगे हम लोग धारा स्रोत और इसकी आदर्श धारा स्रोत की। ट्रांजिस्टर, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं ट्रांजिस्टर, ये हो गया ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक कर्व मिलता है ऐसा, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो तो, जैसे मैं V इधर से बात कर लूँ तो ऐसे कुछ करंट ऐसे, अरे 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 एक चीज़, इससे पहले मुझे एक यहाँ पर एक कर्व बनाना है। जैसे आदर्श धारा स्रोत होता है और वास्तविक ये धारा स्रोत होता है, इनके भी कर्व बनते हैं, जैसे वोल्टेज वाले बनाए थे वैसे। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने जैसे I का बनाया था, करंट का बनाया था ना, वहाँ पे वोल्टेज का बनाया था, यहाँ पे करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये IL और VL, इसमें ये करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसके अंदर, आदर्श में, ये आदर्श है, आइडियल है, और उसमें कैसा रहेगा, ये IL, ये VL, वो ये तो आदर्श में हो गया, ये नॉन आइडियल में, प्रैक्टिकल में हो गया, ये प्रैक्टिकल में हो गया। ठीक है, तो जिसमें ऐसे कर्व बनते हैं, मतलब करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो आदर्श धारा स्रोत हो जाएगा। करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनादर्श या वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर, एक